हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा गॉस सीडल मेथड। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि इटरेटिव मेथड क्या होते हैं या फिर इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम अप्रोक्सीमेट मींस इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, उससे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, फिर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशंस आता है। ओके, सो दैट मीन्स फॉर एवरी स्टेप वी विल गेट बेटर एंड बेटर approximation of the solution of the given system. So over here we will talk about Gauss-Seidel method. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जैकोबी मेथड। तो जैकोबी मेथड क्या था? हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम हर इक्वेशन में देखते थे कि हमारे पास जो अननोन है उसका जो कोफिशिएंट्स है वो ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू द अदर कोफिशिएंट्स, और हर इक्वेशंस में जो वो लार्जर कोफिशिएंट है वो अलग अलग अननोन्स का कोफिशिएंट होना चाहिए हर इक्वेशन में, तब हम जैकोबी मेथड अप्लाई करते थे। तो अब हमारा गॉस-सीडल मेथड क्या है? गॉस-सीडल मेथड इज द इंप्रूवमेंट ओवर द जैकोबी मेथड। ओके, सो इंप्रूवमेंट किस तरीके से है कि जब हम इटरेटिव मेथड स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देनी है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देने के बाद हमारी हर स्टेप पर जो जो वैल्यू कैलकुलेट होती रहेगी उसको हम नेक्स्ट इटरेटिव स्टेप में यूज करते रहेंगे। मतलब ये नहीं है कि मतलब पहले हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम पूरी यूज करेंगे। अगर मेरे पास केवल एक्स की वैल्यू भी आ गई और वो एक्स की वैल्यू मुझे अगले स्टेप में चाहिए तो वो एक्स की वैल्यू मैं यूज करूंगा जो मेरी जस्ट अभी निकली है। ओके, मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में ये यूज करता हूं एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। ओके, सो इसके बाद अगर मैं इस वैल्यू को यूज करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट इटरेशन आती है, तो मैं वहां से वैल्यू निकलती है मेरी x1, मैं वहां पर y और z की वैल्यू यूज करूंगा तो आपकी x1 की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, देन जब मैं y1 फाइंड आउट करूंगा तो y1 फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पर जो मेरे पास x और z की वैल्यू यूज होगी वो x की मैं वैल्यू कौन सी यूज करूंगा जो मेरी पहले निकल चुकी है, जस्ट अभी निकली है, तो मैं यहां पर x1 की वैल्यू यूज करूंगा। ओके, एंड उसके बाद z जो मेरा पहले से ही है तो वो z नोट की वैल्यू मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ओके, जब मैं z1 यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो z1 निकालने के लिए मुझे x और y यूज करना चाहिए, लेकिन x और y मेरा अभी अभी जो कैलकुलेट हुआ है वो क्या है? x1 एंड y1, तो ये x1 एंड y1 मैं यहाँ पर यूज करूंगा। सो इन दिस वे आई विल गेट द फर्स्ट इटरेशन इन द गॉस-सीडल मेथड। तो गॉस-सीडल मेथड क्या है? यही मेरी इंप्रूवमेंट है ओवर द जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड में बस ये तीनों के तीनों वैल्यू मैं यूज करता था, फिर अगले स्टेप में ये तीनों वैल्यू यूज करता था, लेकिन गॉस-सीडल मेथड में क्या है? जो मेरी किसी भी स्टेप में वैल्यू निकल चुकी है उससे जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं वो वाली वैल्यू यूज करूंगा अगर मेरी रिक्वायर्ड है तो। फिर अगर दो वैल्यू निकल चुकी है तो उससे जो जस्ट नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो वैल्यू मेरी निकल चुकी है मैं उन दोनों को यूज करूंगा। सो इन दिस वे आई विल मूव टू द प्रोसेस, देन आई विल फाइंड द इटरेशंस, and after the so many iterations if I get the कि आपकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मान लीजिए इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है और फिर मैं यहाँ पर सोल्व करते करते मान लीजिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ x10 y10 z10। ओके, और यहाँ से इससे ऊपर मान लीजिए मेरी वैल्यू निकली है x9 y9 z9, राइट। सो अगर इसकी जो वैल्यूज है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू और ये वाली अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मुझे 3 डेसिमल तक सेम चाहिए, तो अगर वो 3 डेसिमल तक सेम आ जाते हैं तो मैं अपने प्रोसेस को स्टॉप कर दूंगा वहीं पर। ओके, और अगर मुझे 2 डेसिमल तक चाहिए तो अगर 2 डेसिमल तक जहां पर सेम आ जाते हैं तो मैं वहां पे स्टॉप कर दूंगा। अगर 4 डेसिमल तक चाहिए तो 4 डेसिमल तक जहां तक सेम आ जाएंगे तो मैं वहां पे स्टॉप कर दूंगा। सो इन दिस वे यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ एट व्हिच स्टेप यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस। सो फॉर द discussion of this Gauss-Seidel method, let us take the non-homogeneous system of linear equations, linear algebraic equations. Let non-homogeneous system of linear algebraic equations are, वो क्या है हमारा सिस्टम? लेट अस दिस सिस्टम इज a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू से b1, a21x प्लस
a22y plus a23z is equal to say b2, and the third one is a31x plus a32y plus a33z is equal to b3. Okay, so in this system of equation, I suppose that let पहली इक्वेशन में मेरा जो x का कोफिशिएंट है दैट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ y एंड z. ओके, सेकंड इक्वेशन में हमारा जो y का कोफिशिएंट है, आई सपोज दैट दिस वन इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द अदर कोफिशिएंट्स, इसके और इसके कंपेयर में. एंड इन द थर्ड इक्वेशन आई सपोज दैट जो कोफिशिएंट ऑफ z है दैट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन दैट इक्वेशन थर्ड. सो आई सपोज ओवर हियर let a11, a22 and a33 are the larger coefficients of unknown as compared to other coefficients in the respective equation. सो हम मान लेते हैं ये हमारे लार्जर कोफिशिएंट्स है. तो अगर ये लार्जर कोफिशिएंट है तो मैं पहली इक्वेशन को x के लिए सोल्व करता हूं, तो मेरी क्या बन जाएगी, दैट विल बी b1 माइनस a12y माइनस a13z एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय a11. सिमिलरली if I solve it for y, that will be 1 by a22, it will be b2 minus a21x minus a23z. Okay, if I solve for the third equation for z, it will be b3 minus a31x and minus a32y. Okay, that will be 1 by a33. तो सेम हम जैसे हम जैकोबी मेथड में लिखते थे इसी तरीके से हमने अगर x का कोफिशिएंट लार्जर है तो इसे x के लिए सोल्व कर दिया, y का कोफिशिएंट लार्जर है तो इसे y के लिए सोल्व कर दिया, यहाँ पर z का कोफिशिएंट लार्जर है तो इसे z के लिए सोल्व कर दिया. सो अब हम जब अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट इटरेशन you have to take. For the first iteration, what you have to do, you will take initial approximation value. Let initial approximation values of unknowns are x, you can take that value is x naught, y naught, z naught. Okay, so when I use this initial value, so I will use this initial value in that system. Suppose that system is first. इस सिस्टम में मैं यूज करूंगा, जब ये वैल्यू x नोट, y नोट, z नोट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो किस तरीके से हमें यूज करनी है, पहले मैं x नोट फर्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, आई विल राइट डाउन इट x1. तो x1 मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें मुझे y और z यूज करना है. तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करेंगे y की y नॉट और z की वैल्यू z नॉट. तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 1 by a11 b1 minus a12 y नॉट minus a13 z नॉट. राइट, अब y की वैल्यू जब मुझे मिलेगी फॉर द फर्स्ट इटरेशन, आई विल कॉल इट एज y1 एंड इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय 1 by a22. अब इसमें मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है x और z की वैल्यू. तो x तो जस्ट आपने अभी निकाला है x1, तो ये तो x1 यूज होगा इसमें x की जगह, और z मेरे पास नहीं है तो z की वैल्यू जो इनिशियल अभी सपोज की थी आपने z नॉट वो यूज होगी. तो ये क्या बन जाएगा, b2 माइनस a21 दैट इज x1 एंड माइनस a23 z तो नहीं है तो z की अप्रोक्सीमेट वैल्यू z नॉट. जब हम z के लिए सोल्व करेंगे तो z की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इटरेशन के लिए z1 आई विल कॉल. तो यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, x की एंड y की. जब हमें x और y की वैल्यू रिक्वायर्ड है
तो एक्स और वाई जस्ट जो मैंने अभी ऑब्टेन किया है, आई विल यूज दिस वैल्यू ओवर हियर एंड आई विल गेट z will be 1 by a33, it will be b3 minus a31 x1 minus a32 y1. So this will be the first iteration. Now for the second iteration, now you will get that for the second iteration what will be used here. For the second iteration the same way you have to solve. ये वैल्यू मैं कहां पे यूज करूंगा, सिस्टम 1 में यूज करूंगा। लेकिन सिस्टम 1 में यूज करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले जब मैं इसे x के लिए सोल्व कर रहा हूं तो फर्स्ट इटरेशन तो हो चुकी है x1 y1 z1 आई गोल, तो सेकंड इटरेशन में आई विल गेट द वैल्यू फॉर x2 y2 एंड z2, ये वैल्यू मुझे मिलेगी। लेकिन जब मुझे x2 की वैल्यू चाहिए तो x2 के लिए मुझे यहाँ y और z की वैल्यू यूज करनी है, तो y और z की वैल्यू मैं कौन सी यूज करूंगा, y1 एंड z1 आई हैव ऑलरेडी, तो आई विल यूज हियर y1 and z1, 1 by a11 b1 minus a12 y1 minus a13 z1, राइट। अब आपके पास x2 आ चुका है, ये ध्यान रखो। अब y की वैल्यू क्या है, y2 सेकंड इटरेशन में। अब मुझे इसमें किसकी वैल्यू यूज करनी है, x और z की। लेकिन x की वैल्यू जस्ट आपने अभी निकाली है, x2 यूज होगा इसमें, लेकिन z की वैल्यू कौन सी यूज होगी, z1। सो आई विल राइट डाउन हियर इट विल बी 1 by a22 b2 minus a21, that will be x2 minus a23 z1, राइट। जब z2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यू यूज हो रही है, लेकिन x और y की वैल्यू जस्ट जो अभी मैंने कैलकुलेट की, that value will be used here. So I will write down here, that will be 1 by a33 b3 minus a31 x2 minus a32 y2. Okay, so that will be the second iteration. Okay, in this way you have to move on. तो इसका मेथड आपको समझ गए होंगे, जो वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाली है उसको हम यूज करते रहेंगे, फिर जो जस्ट अभी निकली है उसको नेक्स्ट स्टेप में यूज करते रहेंगे। ये आपका गॉस सीडल मेथड है। और इटरेशन मेथड जो आपका जैकोबी था उसमें और इसमें आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। सो दैट मेथड विल बी यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ द linear equation, which is the just improvement over the Jacobi method. Now let us consider some example. With the help of the example you will understand how to apply that method. Okay, so before that you remember one thing, the convergence of the Gauss-Seidel method. You remember that the convergence of Gauss-Seidel method is just twice the convergence of Jacobi iteration method. Okay, so you remember that कि जो इसकी कन्वर्जेंस होगी वो एज कंपेयर टू जैकोबी मेथड जस्ट डबल होगी। तो हम कुछ ही स्टेप्स में हम इजीली वी कैन मूव टू द सॉल्यूशन। ओके, सो लेट अस राइट डाउन एन एग्जांपल नाउ। सो नाउ लेट अस राइट डाउन एन एग्जांपल, apply the Gauss-Seidel iteration method to solve the following equations. So now you have this system of the equations. Here you have to solve by using Gauss-Seidel. So as you done in the Jacobi method, you have to observe that coefficient of x is much larger as compared to the coefficient of y and z in the first equation, and in the second equation coefficient of y is larger as compared to coefficient of x and z, and in the third equation coefficient of z is much larger as compared to the coefficient of x and y in the third equation. Okay, so when this is there, so you will solve this first equation for x, second equation you will solve for y, and third equation you will solve for z. So you will say that कि अगर ये कोफिशिएंट्स आपके लार्जर है x का इसमें y का लार्जर, इसमें z का लार्जर, तो आप या तो जैकोबी मेथड लगा सकते हैं या फिर गॉस-सीडल। लेकिन अगर जो इसमें मेंशन है तो आपको वही मेथड यूज करना है। लेकिन अगर मेंशन नहीं है, जस्ट यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द इटरेटिव मेथड, देन यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। तो यहाँ पर गॉस-सीडल मेथड मेंशन है, सो वी विल यूज द गॉस-सीडल मेथड। सो यू राइट डाउन, since
since you can write down, since coefficient of x, y and z are much larger as other coefficients in respective equations. तो हम क्या करेंगे, इसे हम सोल्व कर देते हैं x के लिए. जब मैं इसे x के लिए सोल्व करता हूँ, से दैट दिस इज 1 2 3 एंड ओके यू गिव द नेम. सो फर्स्ट इक्वेशन को मैं x के लिए सोल्व करता हूँ, तो यू विल से दैट इट विल बी x विल बी इक्वल टू 12 minus y minus z and that will be 1 by of 10. Okay, now if I solve this for y, that will be equal to 13 minus 2x and minus z and divided by 10. I write down, and z will be equal to what? 14 minus 2x minus 2y and into 1 by 10. Okay, suppose that I call this equations as 4 5 6. 4 5 6. Okay, now you have to, now let me rub this note. You have already noted this one. So what you have to do now, for the first iteration, I will do that. Let initial approximate solution is y and z is equal to 0. Okay, y is equal to 0 and z is equal to 0 in the, क्योंकि हमें x के लिए सोल्व जब करना है तो मुझे y और z की इनिशियल वैल्यू चाहिए जस्ट. तो y और z की वैल्यू मैं इनिशियली सोल्व ले लेता हूँ इन y0 and z0 in equation 4. So जब मैं 4 के लिए सोल्व करूंगा तो x की जो मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी फर्स्ट इटरेशन है उसे डिनोट करूंगा मैं x1 से. सपोज तो मैं x1 से डिनोट कर रहा हूं, तो इसमें मैं यूज करूंगा 1 by 10 इनिशियल वैल्यू जो हमने यूज किया 12 माइनस y की वैल्यू क्या यूज की 0 और z की वैल्यू भी 0. सो ये क्या हो जाएगा 12 by 10, दैट विल बी 1.2. ओके, देन आई विल राइट डाउन y1. जब y1 फर्स्ट इटरेशन में निकालोगे तो 1 by 10 13 minus 2x minus z I want. तो लेकिन x मैंने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है 1.2, तो x की तो वैल्यू ये यूज होगी 1.2, लेकिन z की वैल्यू क्या यूज होगी जो मैंने इनिशियल वैल्यू यूज की है दैट इज 0. सो आई विल यूज दिस वैल्यू. जो वैल्यू जस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हो वो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में यूज होगी. सो इट विल बी 1 by 10, it will be 13 minus 2 into what? x1. And what is x1 is 1.2 and minus of z, minus of 0 I'll take. So this will be the value. What it will be? It will be 13 minus 2.4. So 13 minus 2.4 if I take, and that will be 10. So what it will be? That will be, what will be the value? 13 minus 2.4. So you will say that it will be 10.6. Okay, so it will be the 10.6. If 10.6 divided by this 10, so it will be 1.06. Right, now I will find out the value for z1. So when I have to use solve for z1 from the equation number 6, हमें z1 निकालने के लिए क्या चाहिए? x और y की वैल्यू चाहिए, लेकिन x और y मैंने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, तो जो ये x और y की वैल्यू कैलकुलेटेड है ये वैल्यू मेरी यहाँ यूज होगी इक्वेशन नंबर 6 में. सो इट विल बी 1 by 10 into 14 minus 2 into x. 2 into x की वैल्यू है 1.2 and minus 2 into y. 2 into y की वैल्यू क्या है मेरी y1 1.06. Okay, so I will use this value. When I solve for it, you will get that 1 by 10, 14 minus 2.4 minus 2 point, that will be 1.2. Okay, so when you solve for this, you will get
So when I solve this value, so after solving this value, open this end, that will be 9.48 by 10, 0.948. Okay, so I got the value x1, y1, z1 in the first iteration. Now for the second iteration we move for second iteration. So what will be the value then? अब जो वैल्यू आ चुकी है x1, y1, z1 वो मुझे यूज करनी है 4, 5, 6 में, लेकिन 4 के लिए मुझे क्या वैल्यू चाहिए? जब मैं 4 इक्वेशन पर जाऊंगा तो वहां पर y और z की वैल्यू मुझे चाहिए, किसे निकालने के लिए? x2 निकालने के लिए, क्योंकि सेकंड इटरेशन पर x की वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ? x2, आई एम कॉलिंग दिस वन. सो x2 निकालने के लिए x2, y2 और z2 आप निकालोगे इसमें, राइट? तो x2 निकालने के लिए मुझे क्या वैल्यू चाहिए? y और z की. y और z की जो वैल्यू कैलकुलेट की है y1 एंड z1 यहाँ पर यूज होगा, तो ये इसको मैं लिख दूंगा 1/10, दैट विल बी 12 माइनस y 1.06 माइनस z 0.948. ओके, सो इसे कैलकुलेट करते हैं. सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस थिंग, so you will get after this, so when I use this value 12 minus 1.06 minus 0.948, I will got 9.992 and divided by 10, 0.992. Now I have to use the value for y. You have to solve. So come to the equation number 5. y2 you have to find out. तो y2 को निकालने के लिए मुझे x और z की वैल्यू चाहिए. तो x तो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, तो ये तो वैल्यू मेरी x2 की यूज होगी और z मेरा पिछला z1 यूज होगा. ओके, तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा 1/10, that will be 13 minus 2 into x. x means this value 0.9992 and minus z. Minus z is z1. Z1 is 0.948. Okay, so I will calculate this value using the calculator. You can solve that. When I will solve this value, so when I solve this value 13 minus 2 into this minus this, when I do the calculation over here, so you can check that after calculation it will be 10.053 divided by 10, so it will be 1.0053 I will get. Okay, now I get the value of x2 and y2 I got. Now I have to solve for z. So z2 के लिए जब मुझे solve करना है तो come to the equation number 6. अब हम 6 में जब वैल्यू प्लेस करेंगे, मुझे z2 चाहिए. z2 के लिए मुझे x और y की वैल्यू चाहिए. सो x और y की वैल्यू जस्ट जो आपने अभी कैलकुलेट की है x2 y2, तो ये जो जस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा 6 में. दैट विल बी 1/10 एंड व्हाट इट विल बी 14. सो आई राइट डाउन 14 minus 2x, so minus 2 into x 0.9992 and minus 2 into y, minus 2 into y means y2 1.0053, right? So I will calculate this value. After calculating 1/10, that will be 14 minus 4, 8, 9. Okay, this will be value minus it will be 6, okay, 10 and that will be 0 minus 2. Okay, so this value will be there. So when I solve for this, so you will get, so when I solve this one 14 minus this, I will get that 9.991 oblique 10. It will be 0.991. Okay, so you will observe that कि हमारी यहाँ पर ये वैल्यू थी x1 की और ये x2 की वैल्यू, ये लगभग सेम नहीं है. 1.06, 1.0053, 0.94 एंड 0.9991, ये आपकी अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम नहीं आई है इन दोनों इटरेशंस में. सो मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन. सो आई कम टू द सेकेंड इटरेशन हो चुकी है, कम टू द थर्ड इटरेशन. सो मैं यहाँ पर थर्ड इटरेशन कर देता हूँ. जब हम थर्ड इटरेशन के लिए सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू यूज नहीं करूँगा. ये कौन सी वैल्यू यूज होगी हमारी यहाँ पर? आई विल मे बी रब इट फॉर दिस वन एंड लेट मी रब दिस. So when you will get the values, so for the third iteration you will get here x3.
and here you will get y3, here you will get z3. Okay, what will be the value of the x3? So come to the, ये वैल्यू मेरे पास अभी तक आ चुकी है. ओके, ये वैल्यू आपने यूज करनी है इक्वेशन नंबर 4 में. सो अभी इक्वेशन नंबर 4 का यूज करते हैं. इक्वेशन नंबर 4 का जब यूज करेंगे तो थर्ड इटरेशन पे आ चुके हैं. तो थर्ड इटरेशन के लिए वी विल गेट द वैल्यू फॉर x3. सो इट विल बी 1/10 into 12 minus y और z की कौन सी वैल्यू यूज होगी? y2 and z2. सो आई राइट डाउन दिस वैल्यू 12 minus y2. y2 is 1.0053 and minus z minus 0.9991 you will get. So when I solve it, this minus this, I do it calculation on calculator you can do. So अब मैंने कैलकुलेट की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 9.995/10. इट विल बी 0.9995. ओके, नाउ x3 आपके पास आ चुका है. नाउ वी विल मूव टू द इक्वेशन नंबर 5. यहां से y की मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? y3 आई विल डिनोट थर्ड इटरेशन पर. तो y3 विल बी 1/10 13 minus 2 into x minus z. लेकिन x की वैल्यू जो जस्ट आपने कैलकुलेट की है क्या है? x3. तो यहाँ पर यूज होगा 13 minus 2 into x. x means this 0.9995 and minus z. z means जो z की वैल्यू पहले स्टेप में थी, इससे प्रीवियस स्टेप में 0.9991. सो ये वैल्यू यूज होगी 0.9991. So when I will solve this, so you do the calculation with the help of the calculator. So when I do the calculation, you will get, after calculation on the calculator you can do 1.0001 I get. Okay, अब आपके पास x3 और y3 आ चुका है. Now move to the equation number 6. From there you will get the approximated value of the z at the third iteration, which will be denoted by z3. और वो क्या आ जाएगा 1/10 14 माइनस, मुझे x और y चाहिए. x और y आपने जस्ट कैलकुलेट किया है विच इज x3 y3. तो वो मैं वैल्यू यहाँ पर यूज करूंगा. तो ये क्या हो जाएगा 14 minus 2 into x. लेकिन x क्या है आपके पास? x is 0.9995. okay, and minus 2 into y. what is y here? 1.0001. okay, so do it. So after solving, when you solve this thing on the this part, you can get that after solving this, it is 14 minus 2 into this minus this one. So after solving this part, you will get divided by 10. So after solving this part, you will get 1.0000. After 4 decimal I write. Okay. So in this way I got this value. सो थर्ड इटरेशन के बाद आपकी वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यूज को जो आपकी प्रीवियस इटरेशन में थी उससे चेक करते हैं. तो उससे चेक करते हैं तो x2 की वैल्यू क्या थी? 0.9992. और यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है? x3 की 0.9995. ओके, सो मींस अप टू इट इज डन. नाउ इट इज y3 की वैल्यू क्या है आपकी? y2 की वैल्यू की थी 1.0053 और यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या है? 1.0001. सिमिलरली z3 आपका क्या है? 1.0000 और यहाँ पर 1.0.999. ओके, so that means up to 3 decimal if I check. If up to 3 decimal if I check, so that will be approximated value. So up to 3 decimal, that value, that is approximate same. Okay, and that is approximate same. Or if I take up to 2 decimal, up to 2 decimal 0.99, 1.00 same, and it will be up to 2 decimal. अगर हम देखते हैं 0.99, 1 will be added, it will be 1.00, so it will be there. So कहने का मीनिंग है up to 2 decimal, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1. तो आपकी x की वैल्यू भी क्या आ गई? यहाँ पर 1 approximate value है. It is not equal, you can say that it is approximated 1, and y will be approximated value will be 1, and z will be approximated value will be 1. Okay, so this 1 1 1 will be the solution for the system. So you can check that approximate solution 10 1 1 1. If I use 10 plus 1 plus 1, it is 12. It will be 2 plus 10 plus 1, it will be 13. It will be 2 plus 2 plus 10, and that will be approximate 14. So that means in this way we will get the solution by using the Gauss-Seidel method.
एंड रिमेंबर दैट यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि गॉस सीडल मेथड जब हमने यूज किया तो मेरे पास केवल 3 इटरेशन करने से ही हम सोल्यूशन पर पहुंच गए। लेकिन जब हम गॉस जैकोबी मेथड इससे पिछले लेक्चर में सोल्व कर रहे थे जैकोबी मेथड से, तो हमने देखा कि हमारे पास वहां पर देयर आर सो मेनी इटरेशंस वी वांट, 8-9 इटरेशंस के बाद हम सोल्यूशन पर पहुंचे थे। सो दैट्स व्हाई वी विल से दैट जो इसकी कन्वर्जेंस है दैट इज ट्वाइस टू द convergence of the Jacobi iteration method. So the next method we will discuss in the next class. Thank you very much, students.